नमस्कार बच्चों। अब हम चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की सेकंड एक्सरसाइज देखते हैं। सेकंड एक्सरसाइज देखने से पहले हम लाइंस डिस्कस करेंगे। अब लाइंस आपको याद होंगी कि या तो ऐसी होती हैं या ऐसी होती हैं, इंटरसेक्टिंग या फिर पैरेलल। अब इनके इक्वेशन कैसे होते हैं? तो लाइन का इक्वेशन हमेशा 2 वेरिएबल के फॉर्म में होता है, इस तरीके का। ठीक है, तो ये 2 लाइन है तो दोनों के इक्वेशन भी कुछ इसी तरीके के हैं। अब अगर हमारे पास फिगर नहीं है और हमें पहचानना है कि ये कौन सी लाइन है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, और तीसरी होती है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट यानी ये एक लाइन है और बिल्कुल ठीक इसी के ऊपर इसको ओवरलैप करते हुए दूसरी लाइन जा रही है, उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। ये CI कोइंसिडेंट लाइन यानी एक लाइन पहले से बनी हुई है, वहां उसके ऊपर ओवरलैप करती हुई दूसरी लाइन जा रही है, वो कोइंसिडेंट लाइन। पैरेलल का तो आपको पता ही है, दोनों के बीच में हमेशा सेम डिस्टेंस होता है, वो दोनों एक दूसरे को कभी कट नहीं करती, कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। और इंटरसेक्टिंग लाइन हमेशा एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो ये पॉइंट जो ये इंटरसेक्ट करती है, इस पॉइंट को कहते हैं इन दोनों का सॉल्यूशन। जहां पर ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट को हम कहेंगे ये दोनों लाइंस का सॉल्यूशन। अब ये पैरेलल लाइंस है, ये तो कभी एक दूसरे को कट करने ही वाली है, करने वाली नहीं है, तो इनका कोई सॉल्यूशन आने वाले ही नहीं है। ठीक है, अब कोइंसिडेंट लाइन तो एक ही लाइन है, तो जो पहली लाइन का सॉल्यूशन होगा वो दूसरी लाइन का होगा। तो एक लाइन अगर है तो उसके ही कितने भी हजारों इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ सकते हैं। तो अब 2 लाइनें हैं, तो जब एक का सॉल्यूशन है वही दूसरे को एप्लीकेबल है, इसलिए इसके हजारों सॉल्यूशंस आते हैं, इनफाइनाइटली मेनी कहते हैं इसे। और मैंने कहा कि जो पहली लाइन का सॉल्यूशन है वही दूसरी लाइन का भी सॉल्यूशन होगा, यानी दोनों लाइंस के सॉल्यूशन एक जैसे होंगे। तो इसीलिए इसको एक और नाम मिला है, इसको कहते हैं डिपेंडेंट। पहली लाइन का सॉल्यूशन दूसरी लाइन का सॉल्यूशन सेम है। अब एक और चीज आती है, इसी में एक और वर्ड आपने पढ़ा होगा, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट पहले दिमाग में बिठा लीजिए कि जिसका सॉल्यूशन आ रहा है वो कंसिस्टेंट है, नहीं आ रहा है वो इनकंसिस्टेंट। तो नहीं आ रहा वाला सिर्फ ये है पैरेलल, तो ये है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, सॉल्यूशन आ ही नहीं रहा है। अब ये 2 के आ रहे हैं, अब ये डिपेंडेंट है तो ये डिपेंडेंट कंसिस्टेंट हो गई, ये नहीं है तो ये सिर्फ कंसिस्टेंट हो गई। ये डिपेंडेंट कंसिस्टेंट हो गई और ये सिर्फ कंसिस्टेंट हो गई। जिसका सॉल्यूशन आ रहा है वो कंसिस्टेंट है और जिसका सॉल्यूशन नहीं आ रहा है वो इनकंसिस्टेंट है। तो ये आपके तीनों लाइंस हो गई। अब आपको पहचानना है, अगर आपके पास फिगर नहीं है, फिगर है तो आपको ग्राफ में दिख रहा है ऐसी लाइनें जा रही है, पैरेलल है, ऐसी है, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक के ऊपर एक जा रही हैं, तो कोइंसिडेंट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब फिगर नहीं है और सिर्फ आपके पास इक्वेशन है, तो आप कैसे पहचानें? जैसे कि ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है और इक्वेशन दिए हुए, अब आपको पहचानना है कि ये पैरेलल है, इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, डिपेंडेंट है, कैसी है, कोइंसिडेंट है। तो हमें इक्वेशन को ध्यान से देखना है। आपने पहले भी पढ़ा है कि ये वाली टर्म A होती है, ये B होती है और ये C होती है। अब यहाँ 2 लाइनें हैं तो दोनों को हम ABC नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इसको A1 B1 C1 लिख दिया क्योंकि ये लाइन 1 है। इसको A2 B2 और C2 लिख दिया, ये लाइन। तो पहले X वालों को कंपेयर करना, X वाले हैं 5/7, फिर Y वालों को कंपेयर करना,
क्या इन दोनों का रेशो बराबर है या नहीं है। और तीसरा भी, तीसरे की जरूरत किसी किसी केस में पड़ती है, अभी हमको आगे पढ़ी तो देखते हैं, पहले तो इनका देखना है क्या ये दोनों बराबर है। मुझे दिख रहा है 5/7 इज नॉट इक्वल टू -4/6, बिल्कुल नहीं है ये बराबर, रेशो बराबर है ही नहीं, तो ये इंटरसेक्टिंग होगी। ये दोनों इंटरसेक्टिंग। अब इसमें देखिए 9/18 और 3/6, क्या ये बराबर दिख रहा है? दिख रहा है ना। 9 2/18 और 3 6/18, यानी ये भी 1/2 है और ये भी 1/2, ये है बराबर। अब बराबर जब है तो पैरेलल भी हो सकती है और कोइंसिडेंट भी हो सकती है। अब फिर इस केस में तीसरे रेशो की जरूरत है। जैसे ये दूसरा वाले में भी अगर मैं देखती हूँ तो ये आएगा 6/2 इज इक्वल टू -3/-1, तो ये आ जाएगा 2 3 6, ये भी 3/1 है और ये प्लस हो जाएंगे, ये भी 3/1 है। तो अब ये दोनों पता है कि या तो ये पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी। अब इसमें देखना है कि पैरेलल कौन सी होगी और कोइंसिडेंट कौन सी होगी। इसका भी रेशो इस केस में तीसरा रेशो देखना, 12/24, ठीक है। 12/24, ये भी 1/2 आ रहा है, मतलब ये तो एक ही लाइन है। इस लाइन को अगर मैंने 2 से इंटू कर दिया, देख लीजिए 9 2 18, 3 2 6, 12 2 24, पहली लाइन को अगर मैंने 2 से इंटू कर दिया तो दूसरी लाइन आ गई, मतलब वो एक ही लाइन है, बस उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये वाली लाइन होती है कोइंसिडेंट, ठीक है, ये वाली लाइन कोइंसिडेंट होगी। अब इसमें कंपेयर करके देखेंगे हम 10/9, 10/9 3 के बराबर बिल्कुल नहीं, कहाँ लगी? तो ये वाली लाइन होगी पैरेलल। यानी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि A1/A2 = B1/B2 याद रखूं नहीं रखूं, बिल्कुल मत याद रखिए। आपको बस ये देखना है x का रेशो = y का रेशो है या नहीं है। अगर नहीं है तो डेफिनेटली उनका सॉल्यूशन आने वाला है, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने वाली है, और जिसका सॉल्यूशन आता है, जो इंटरसेक्ट करती है, उसे हम कहते हैं कंसिस्टेंट, ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन आने वाला है, इसका सॉल्यूशन आएगा ही आएगा, एक लाइन का जो सॉल्यूशन है वो दूसरे का भी है, तो ये भी कंसिस्टेंट तो है ही, लेकिन ये क्या है, ये एक ही लाइन है, इस लाइन पे ये लाइन डिपेंड कर रही है, इसलिए इसको कहते हैं डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। ये डिपेंडेंट कंसिस्टेंट मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये वर्ड एमसीक्यू में कई बार आता है, विच इज डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। तो हम इसे डिपेंडेंट कंसिस्टेंट नहीं कह सकते, इससे डिपेंडेंट कंसिस्टेंट के लिए। और पैरेलल है तो पैरेलल का तो कोई सॉल्यूशन आना ही नहीं है, इसलिए वो हो गई इनकंसिस्टेंट। तो इस तरीके से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कौन सी लाइन पैरेलल है। ये आपका क्वेश्चन 2 भी है एक्सरसाइज का। अब क्वेश्चन 1 देख लेते हैं क्योंकि पहले ये डिस्कस करना जरूरी था। क्वेश्चन 1 में आपको पहला क्वेश्चन है कि क्लास 10th के बॉयज और गर्ल्स हैं। क्वेश्चन इज दैट 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in quiz, maths quiz. Number of girls is 4 more than number of boys. अब क्लास है तो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों होंगे, हमने एक को x मान लिया, एक को y मान लिया। नंबर ऑफ बॉयज इज x, नंबर ऑफ गर्ल्स इज y। अब दोनों मिला के 10 है, इसलिए हम कहेंगे x + y, यानी कि बॉयज और गर्ल्स मिला के 10 है। तो ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। अब दूसरी कंडीशन है नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 more than बॉयज। गर्ल्स हमारी y है, ये x से 4 ज्यादा है, तो आपका दूसरा इक्वेशन क्या बना, x - y = 4। ये हमारे दो इक्वेशन बन गए। अब हमें इनके सॉल्यूशन लिखना है। तो सॉल्यूशन लिखने का एक बहुत आसान तरीका है।
ऐसा टेबल बनाया, एक्स वाई लिखा, पहली वैल्यू ली हमने x की 0, तो y की 10 आ जाएगी। इसमें हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 का सॉल्यूशन लिख रहे हैं। ठीक है, पहले अगर मैंने x की 0 ली तो y 10 हो जाएगा, वैसे ही अगर मैंने y 0 लिया तो x 10 हो जाएगा। ये तो हो गया पहला तरीका, एक बार x 0 ले लो, एक बार y 0 ले लो। उसी तरीके से हम यहाँ भी करेंगे। अभी इसका भी सॉल्यूशन यही लिखेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अगर मैंने x को 0 लिया तो y माइनस 4 हो जाएगा, और अगर मैंने y को 0 लिया तो x 4 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको अपने आप मिल जाएगा अगर आप ग्राफ बनाते हो। ग्राफ बनाने के लिए हमें दोनों लाइंस को अलग अलग बनाना है। ये मैंने 10 10 बना लिए हैं यहाँ पर। अब मैं पहली लाइन को प्लॉट करूंगी, 0 10, ये वाला पॉइंट होगा आपका 0 10, x 0 है और y 10। उसी तरीके से x 10 ये वाला होगा और y 0 ये। इन दोनों को आप मिला दीजिए। ठीक है, ये आपकी लाइन बन गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक, सेकेंड लाइन है आपकी 4 0, ये 4 0 है, और नेक्स्ट है आपका माइनस 4 0, तो माइनस 4 आपका यहाँ आएगा, y माइनस 4 यहाँ आएगा, और 0 तो यहीं आएगा। अब ये लाइन आपकी ऐसी जाएगी। ठीक है, ये आपकी दूसरी लाइन बनी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ग्राफ बनाया आपने, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप ग्राफ से डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका है कि भाई हमारा ग्राफ ही गलत बन रहा है तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ से निकालेंगे। तो बहुत आसान तरीका है, दोनों इक्वेशन को लिख लीजिए। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो y y कैंसिल हो जाता है, ये 2x इज इक्वल टू 14 आ जाता है, तो x की वैल्यू 7 आ जाती है। ठीक है, x की वैल्यू 7 यहाँ लिख ली मैंने। जब x की वैल्यू 7 होगी तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी। उसी तरीके से यहाँ भी x की वैल्यू 7 होगी तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी। ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा 7 एंड 3। इस तरीके से भी हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। ये बड़ा आसान तरीका है, इसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि पेन और पेंसिल का। सेकंड क्वेश्चन में पेन और पेंसिल खरीदने हैं और उनका ग्राफ बनाना है एंड देन उसको सॉल्व करना है। दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल। आपने 5 पेंसिल और 7 पेन खरीदे। पेंसिल को मैंने x लिया, पेन को मैंने y। 5 पेंसिल खरीदे और 7 पेन खरीदे। ये इनकी प्राइस मैंने x ले ली। ठीक है, पेंसिल की प्राइस x रुपीज है और पेन की प्राइस y रुपीज। 5 पेंसिल खरीदी इसलिए 5x हो जाएगी, 7 पेन खरीदे इसलिए 7y। दोनों मिला के 50 रुपीज की। उसी तरीके से अगर 7 पेंसिल खरीदी, दूसरा इक्वेशन बनाते हैं। 7 पेंसिल खरीदी और 5 पेन खरीदे तो वो 46 रुपए के हो गए। ठीक है, तो अब ये हमारे इक्वेशन तो बन गए, ग्राफ भी बनाना है। ग्राफ बनाने का मैंने बिल्कुल सिंपल तरीका आपको पहले ही बताया कि एक बार x0 ले लो, एक बार y0 ले लो। लेकिन इसमें एक और समस्या है, अगर y0 ले लिया तो ठीक है, x की वैल्यू 10 आ जाएगी, बड़े आराम से आ जाएगी। ये 0 हो जाएगा तो 5x इज इक्वल टू 50 आ जाएगा। तो y0 लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन x0 लेने में दिक्कत है क्योंकि 57 से डिवाइड नहीं होता है ना 57 से डिवाइड। तो कुछ और सोचिए,
इसमें डेसिमल में आंसर आएगा। उसी तरीके से यहां अगर देखते हैं आप, x और y, यहाँ पर भी 46 ना 5 से डिवाइड होता है ना 7 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पे जीरो वाला तरीका आपका काम नहीं करेगा। तो ऐसे केस में इसे आप क्या करेंगे कि कोई भी आपका फेवरेट नंबर ले लीजिए, इन दोनों को ही लेना है या फिर इन दोनों को, और क्रॉस करना है। क्रॉस का मतलब है इसका पहला नंबर 7 है, इस पूरे को 7 से इंटू कर देंगे, इसका पहला नंबर 5 है, इस पूरे को 5 से इंटू, ठीक है। अब करने के बाद ये हो गया 35x, ये हो गया 49y और 350। उसी तरीके से ये आ गया 35x, ये आ गया 25y इज इक्वल टू 240, ठीक है। ये आ गया इतना। अब इसे आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये हो गया सब्ट्रैक्ट, ये आपका आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 2, ये y की वैल्यू, तो y की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी, 120/24। अब y की वैल्यू यहाँ 5 किसी में भी रख दीजिए, y की वैल्यू 5 यहाँ भी रख सकते हैं और y की वैल्यू 5 हम यहाँ भी रख सकते हैं। x निकाल लीजिए, इसका x कितना आएगा, 5 रखी तो 7 5 जा 35, यानी अगर हमने इसमें 5 रखी, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, y की वैल्यू 5 रखी तो ये 35 हो जाएगा, तो 5x इज इक्वल टू 15 आएगा और x इज इक्वल टू 3। ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये मैंने पहले इक्वेशन में निकाली, तो x की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट इस इक्वेशन में निकाली, इस इक्वेशन में मैंने y की वैल्यू 5 रखी, तो ये हो जाएगा 7x प्लस 25 इज इक्वल टू 46, तो 7x इज इक्वल टू, इसमें से 25 माइनस कर दीजिए, 21 आएगा, x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। सेम ही आना है वो तो, लेकिन वेरीफाई कर लेना चाहिए। अब आपके पास दो वैल्यू है, आप ग्राफ बना दीजिए, आगे की लाइनें अपने आप बन जाएगी और ग्राफ से देख के आप दो सॉल्यूशन यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है ना। आपके पास दो वैल्यू तो आ गई हैं। इसकी दूसरी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं आप, कोई भी एक लविंग वैल्यू रख लीजिए। लविंग वैल्यू मतलब जो आपको पसंद है, जैसे आपने x की वैल्यू 2 रख ली, तो ये हो जाएगा 14, ठीक, ऐसे रख लिया। तो अब 14 उधर जाएगा तो 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 14, 5y इज इक्वल टू, इसे माइनस करेंगे 42, y इज इक्वल टू 6.4 आते हैं, ठीक है। एक वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी है। मैंने जब x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू मेरे पास 6.4 आ गई। ये दो वैल्यू मैंने निकाल ली। अब आप इसका ग्राफ आराम से बना सकते हैं। पहला ग्राफ बनाना है 0 10, सॉरी 10 0, तो ये आपका 10 0 यहाँ आएगा। मैं रफली बना रही हूँ, आपको ग्राफ पेपर पे बनाना है। और 3 5, तो x 1 2 3 यहाँ आएगा और इसका 5 इधर आएगा, 1 2 3 4 5 3 5। ये लाइन को आप एक्सटेंड कर दीजिए। ये पहली लाइन बन गई किसकी, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। दूसरी लाइन 3 5 तो एक है, दूसरा पॉइंट है 2 6.4, 2 ये है और 6.4 थोड़ा ऊपर आएगा इसके यहाँ कहीं, तो इसे ऐसे एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से आप कोई भी वैल्यू उठा के लिख सकते हैं यहाँ आगे की, नहीं भी लिखेंगे तो भी दो वैल्यू सफिशिएंट है। तो इस तरीके से आपको इसका ग्राफ बनाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट ही बताने हैं, तो वो काफी इजी क्वेश्चन है। ऑन कंपेयरिंग, पहला है 3x plus 2y is equal to 5 and second is 2x minus 3y is equal to 7। यहाँ दिख रहा है 3/2 is not equal to 2y minus 3, बिल्कुल नहीं है। तो ये तो कौन सी होंगी? इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग मतलब इनका सॉल्यूशन आने वाला है, तो ये कौन सी हुई? कंसिस्टेंट। इंटरसेक्टिंग भी है ये, कंसिस्टेंट और इंटरसेक्टिंग